जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं जय स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक स्ट्रेटजी वीडियो है। ये स्ट्रेटजी वीडियो आपका यूपीपीएससी आर ओ जो एग्ज़ाम आने वाला है और इलाहाबाद हाई कोर्ट इन दोनों ही के बारे में है। कि अगर मान लीजिए आप इन दोनों ही एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो किस तरीके से आपकी की स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि एक लिमिटेड टाइम में, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा समय है नहीं आपके पास, 3 से 4 महीने हैं, 4 महीने मान लीजिए अब, 4 से 4.5 महीने हैं जिसमें आपको इन दोनों ही एग्ज़ाम्स को इस तरीके से पढ़ना है कि आप इन दोनों ही एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें, उस सिचुएशन में आप पहुंच जाएं कि ये एग्ज़ाम आपसे क्रैक हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ को टारगेट नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फिर नहीं बना हुआ है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ अगर आप नहीं देना चाह रहे हैं तो फिर आप बाकी एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपका फोकस सिर्फ यूपीपीएससी आर ओ है तो आप सिर्फ उस एग्ज़ाम में लगिए। अगर आप बीपीएससी या किसी और एग्ज़ाम को भी दे रहे हैं जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी भी आने वाला है तो उसके लिए भी एक अलग से स्ट्रेटजी वीडियो आपको दे दी जाएगी, आप उस पर अपना फोकस बनाए रखिएगा। पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ को लेके काफ़ी निगेटिव एक एटीट्यूड बन गया था, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो उसमें कई तरह के आरोप लगे, एक लंबा प्रोसीजर चला कोर्ट का, तो उससे बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आने लगता है और है भी कि इस एग्ज़ाम के लिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए मेरा बस इतना कहना है कि अगर फॉर्म निकलेगा तो बहुत सारे आप में से लोग एग्ज़ाम को देंगे ही देंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसे हैं दोनों इस बार के, चाहे वो यूपीपीएससी आर हो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, जो 2-2.5 साल में एक बार इनकी वैकेंसी निकलती है। तो ऐसा नहीं है कि ये हर साल यूपीपीसीएस की तरह आपको रेगुलर देने को मिलता है। तो एक अपॉर्चुनिटी जब सामने आती है तो सभी को लगता है कि नहीं, ऐसा है कि अगर हम इस बार फॉर्म नहीं भरते, एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो शायद ये मौका फिर हमें काफ़ी सालों के बाद देने को मिलेगा इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर आप इन दोनों ही एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो एक बार ये स्ट्रेटजी वीडियो आप सुन लीजिए, आपके काम आएगा। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट सिलेबस के ऊपर। देखिए सबसे पहले हम लोग इस स्ट्रेटजी वीडियो में ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कॉमन है आपके, ठीक है, जो आपको यूपीपीएससी इलाहाबाद मतलब यूपीपीएससी आर ओ के लिए भी पढ़ना है और इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ के लिए भी पढ़ना है। दोनों में जो एक लेवल का अंतर होगा वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम्स को मैंने ठीक तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एक सेकेंड, हाँ माफ़ करिएगा। तो सबसे पहले क्या है कि कॉमन सिलेबस में हम देखते हैं वो कौन कौन सी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आपका जनरल साइंस। साइंस जो है घटना चक्र एक अच्छा सोर्स है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप कंप्यूटर साइंस जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ें तो अपनी जो नॉलेज है उसको सिर्फ बुक तक मत आप सीमित रखिए, आप उसको पढ़िए। आपके स्मार्टफोन है, आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ भी है, आप उसको इंटरनेट से भी थोड़ी चीज़ों को देखिए। जैसे मान लीजिए आप विटामिन के बारे में पढ़ते हैं तो विटामिन में अगर आप ए बी के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इस तरीके से और सर्च करिए कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ का भी थोड़ा सा नॉलेज हो पाए। उससे क्या फ़ायदा होता है कि सिर्फ आप थ्योरेटिकल और बुकिश नॉलेज नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपने आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपने निजी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने के लिए आप कुछ नॉलेज ले रहे हैं, तो उससे आपका उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था जनरल साइंस जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये हर एग्ज़ाम में, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, इवन जो यूपीएससी दे रहे हो, एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो जिसमें आपको लगता है कि जनरल साइंस पढ़ना चाहिए मुझे, तो जनरल साइंस तो सारे एग्ज़ाम्स में है, तो इसलिए ये कॉमन सिलेबस है। उसके बाद देखिए मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, और यूपीपीएससी आर ओ में भी ऑलमोस्ट यही इसी तरीके का आपको सिलेबस मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन दो टॉपिक्स को हिस्ट्री के अलग अलग 2 पॉइंट में लिख दिया गया है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें आपका एंशियंट और मिडिवल दोनों आ जाएगा, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये आपका बेसिकली जो 18वीं सदी से लेके और ये आपका जो 1947 इंडिपेंडेंस है, इसके बीच की जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ये अपना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वाला पोर्शन हो गया, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके बाद एंशियंट मिडिवल पढ़ना है। तो ये हिस्ट्री भी ऐसी चीज़ है जो सारे एग्जाम्स के लिए आपके काम आने वाली है। उसके बाद आपका है इसमें इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। तो ये जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आपको
हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर एक साथ मेंस के लिए भी पढ़ना होता है, तो ये कल्चर वहाँ आपका कवर हो जाता है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी कोई भी एग्ज़ाम आपको देना हो उसके लिए आपको पढ़ना ही है। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में नेचर ऑफ क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो एग्ज़ाम्स के हिसाब से चेंज हो जाता है। अगर आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। आपसे ये पूछ लेगा कि इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, रियल नॉमिनल, इनके बारे में, जीडीपी के बारे में आपसे पूछ लेगा। कॉन्सेप्ट जो टर्म्स हैं, बजट में आप कोई टर्म सुने, कोई नया स्कीम इस बार इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बारे में टेक्निक आपके पास क्या नॉलेज है, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई इकोनॉमी में। लेकिन जब आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो स्टेट पीसीएस में आपको फैक्चुअल चीज़ें प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए आपका जो एक्सचेंज रेट है, उस एक्सचेंज रेट से रिलेटेड कुछ पूछ लेगा, या मान लीजिए आपका करंट अकाउंट डिफिसिट है, कितना परसेंटेज है अपने जीडीपी के, या फिर मान लीजिए जीडीपी जो अभी अपना है कितना एक्सपेक्टेड है, ये बजट के क्वेश्चंस हो गए। कोई नई स्कीम है उसके बारे में फैक्चुअल चीज़ पूछ लेगा आपसे, यूपी से रिलेटेड है उसके बारे में फैक्चुअल चीज़ पूछ लेगा आपसे। ये सारी इकोनॉमी के डेटा है आपसे पूछ लेगा, एफडीआई के बारे में पूछ लेगा। ये सारी चीज़ें जो भी फैक्चुअल टाइप की आपके पास नॉलेज है वो आपके इकोनॉमी में स्टेट पीसीएस में कवर होता है। तो अब आप चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो आरओ का दीजिए, ये सब इसमें आपका कवर हो जाता है। उसके बाद है आपका इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड। अब देखिए एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन है उसमें आपके किस तरीके से स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आता है। उसमें बेसिकली आपका क्वेश्चन आ जाएगा एग्रीकल्चर के लिए कि अगर हम बात करें वीट, जिसे आपका गवर्नमेंट के द्वारा कोई एमएसपी फिक्स किया गया है गेहूं के लिए, या फिर मान लीजिए चावल के लिए, धान के लिए, तो वो एमएसपी आपसे पूछ लेगा। आरओ में एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको जानना होता है, वो चीज़ क्या है कि जैसे कोई बीज के दाम आपसे पूछ लेगा, नाम दे देगा फसल का और बोलेगा कि ये गेहूं है या फिर ये चावल है, इस तरीके से कोई नाम दे देगा आपको, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे कि गन्ने के लिए क्या टेम्परेचर और क्या मौसम और क्लाइमेट सही होना चाहिए, तो वो एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी दोनों को कवर कर लेता है साथ में। तो ये सब तरीके से जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक्सपोर्ट के ऊपर पूछ लेगा, कितना एक्सपोर्ट हो गया, मान लीजिए $100 बिलियन या $1 बिलियन, $10 बिलियन ट्रेड में टच हुआ है पहली बार, टोटल एक्सपोर्ट में कितना परसेंटेज हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा, अपनी अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का क्या योगदान है, अपनी अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर जो है वो कितने परसेंट लोगों को रोजगार देता है। ये सारी चीज़ें आपकी फैक्चुअल डेटा में कवर हो गया। और ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये आपका हो गया स्टेट पीसीएस और इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ सब में एक कॉमन पोर्शन हम पढ़ रहे हैं कि ये कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और इकोलॉजी तो अभी हटा देते हैं, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। अभी मान लीजिए कोई रिपोर्ट आता है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, इन रिपोर्ट्स को हम अगर देखते हैं और हमें पता चलता है कि कितनी हमारी पॉपुलेशन चेंज हो सकती है, हमारी पॉपुलेशन 2050 में कितनी जा सकती है, सन 2100 में कितनी जा सकती है, जब 100 साल अपना इंडिपेंडेंस का होगा तो कितना पहुंचेगा, तो ये पॉपुलेशन के लिए जो डेटा हमें मिलता है ये पॉपुलेशन के टॉपिक में कवर हो जाता है। बात करेंगे अर्बनाइजेशन की, तो देखिए 2011 का सेंसस हुआ है, 2011 के सेंसस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब वो लोग थोड़ा सा ऐसे बारीकी क्वेश्चन उठाते हैं जहाँ पे हमारी नज़र अक्सर नहीं होती है। किसी यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछ लिया जहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन के सबसे कम परसेंटेज के लोग पाए जाते हैं, या फिर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लिया, किसी रिलीजन के पर्टिकुलर लोगों का एजुकेशन के बारे में पूछ लिया, सेक्स रेशियो के बारे में पूछ लिया। थोड़ा सा हट के जो जनरल हमें याद रहता है कि देश का कितना सेक्स रेशियो था, चाइल्ड सेक्स रेशियो था, ये सब से अलग जो भी रिपोर्ट आती रहती है, ठीक है। और बीच बीच में जो गवर्नमेंट सर्वे कराती रहती है उसमें हमें पता चलता रहता है, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां हो चुका है, उसमें आपसे बोलेगा कि जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, ठीक है, या जो आपका जो पॉपुलेशन का हमारा जो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने इस समय पॉपुलेशन रेट हमारी क्या चल रही है, तो ये सब तरीके के जो भी नए नए सर्वे के चीज़ें पूछी जा रही हैं वो आप इसको करंट से जोड़कर पॉपुलेशन में कवर कर लेंगे। अब अर्बनाइजेशन को आप इस तरीके से पढ़िए कि यहाँ का डेटा
आपके यूपीपीसीएस या यूपीएससी के जो GS1 के अर्बनाइजेशन में आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये डेटा आपको वहाँ उसको जोड़ना है। तो इस तरीके से आपका प्री और मेंस दोनों साथ में कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इकोलॉजी है, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पोर्शन है। बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, इसमें बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड तो पूछता नहीं है, बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड जैसे कोई स्पीसीज मिल गया, उसका नाम जो रखा गया है, या मान लीजिए अभी हाल ही में कोई स्पीसीज़ की कैटेगरी चेंज हो गई है, इंडेंजर्ड था क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया है IUCN की लिस्ट में, तो ये सब UPSC में ज़्यादा पूछता है। इसमें आपको प्लेन आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं, जो भी बेसिक आप जानने की कोशिश करते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, इन्वेजिव स्पीसीज, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, तो ये जितने भी स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, स्टैटिक पोर्शन है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, वो आपको दोनों ही जगह काम करेगा। उसके बाद हमारा आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो हर जगह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से करंट अफेयर्स क्या होना चाहिए। तो बात करें अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की, तो स्पोर्ट्स वगैरह और ये सब चीज़ों पे काफ़ी इनका फोकस रहता है। बात करें RO की, तो जब तक कोई मेजर इवेंट ना हुआ हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स से देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात है। अच्छा, और करंट अफेयर्स में क्या आपको देखने को मिलता है? करंट अफेयर्स में जैसे अभी इसरो की न्यूज़ है, अपने कोई देश में साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ हो, कोई हेल्थ का इशू हो, कोई नया डिजीज़ मिला हो, कोई नई वैक्सीन उसके लिए मिल गई हो, ये एक हेल्थ सेक्टर से कवर हो गया। स्पोर्ट्स में अब हमारे प्लेयर जो है इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टेनिस हो, तो वहाँ से आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। क्रिकेट का कोई स्पोर्ट इस बार मान लीजिए मेजर टूर्नामेंट होना है, कहाँ होना है, अगली बार का कहाँ होना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। टेनिस को लेके बात है, तो ये तो स्पोर्ट्स हो गया आपका कवर, एक हेल्थ आपका कवर हो गया। साइंस में इसरो हो गया, मेजर डेवलपमेंट्स हो गए। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई बड़ी सी एक स्ट्रक्चर कहीं बनाई है, सबसे ऊंची कोई मूर्ति बनी हुई है, या कोई मूर्ति किसी खास हमारे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक फिगर कि कुछ कोई इम्पोर्टेंट पर्सन रहे हों, कोई धार्मिक इम्पोर्टेंट पर्सन रहे हों, उनके लिए स्टैचू डेडिकेट किया गया हो, ठीक है, तो ये सब आपका कवर हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर्स में आपका कवर हो जाता है। तो करंट अफेयर्स को अगर आप फोकस करते हैं तो उससे आप सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हैं। अब अगर आप BPSC दे रहे हैं तो बिहार का थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको नॉलेज होना चाहिए। यूपी के एग्ज़ाम्स में अगर आप RO इलाहाबाद हाईकोर्ट इनको देख रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में मान लीजिए आपको यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन मिलेगा। और अगर बात करेंगे यूपीपीएससी RO के बारे में, तो यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 14-15 क्वेश्चन आता है। 17-18 क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीपीएससी RO में, यूपी स्पेसिफिक GK और करंट अफेयर्स है। तो 5-6 क्वेश्चन यूपी के आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से ज्योग्राफी भी कॉमन सिलेबस है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बहुत सारी क्वेरी आती है कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो देखिए, महेश बरनवाल बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप अगर मान लीजिए कोई कहीं पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, कोई पेड क्विज बैच कहीं भी कुछ ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और उससे रिलेटेड गूगल पे सर्च कर लीजिए। अगर आपने 3 वॉल्केनोज क्वेश्चंस में देखे हैं, कुछ और सर्च कर लीजिए। एटलस आपके पास होना चाहिए, उससे मैच करा लीजिए, कंट्री के हिसाब से देख लीजिए। जहाँ आपको 3 वॉल्केनो पता है वहाँ 12 पता होने चाहिए। जहाँ आपको 3 आइलैंड्स के बारे में पता है वहाँ आपको 5-6 और पता होने चाहिए। जहाँ 3 आपको झील के इंपॉर्टेंट बारे में पता है वहाँ आपको 5-6 और पता होना चाहिए। इस तरीके से आप ऐसे करके कर सकते हैं, फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा आता है। और मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि अगर हो सके या आप कोशिश करिए, आप गूगल मैप सर्च करिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को। आप चिलिका लेक देखिए, चिलिका झील देखिए। एक बार गूगल मैप से भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आप चिलिका झील देखिए। तो आप अगर देखेंगे कि चिलिका झील है और ये चिलिका झील में आपने कुछ देख लिया, तो उसके अगल बगल आप देखिए कि उड़ीसा में उसके अगल बगल कौन से और ऐसे नेशनल पार्क हैं, क्या कोई इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है। तो एक पढ़ाई से, एक लोकेशन से आपने कई और टॉपिक्स को कवर कर लिया। ये आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत अपनाना है। अब उसके बाद बचा यूपी जीके इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यूपीपीएससी RO के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, दोनों की अगर हम बात करें नेचर ऑफ क्वेश्चन में, तो यूपीपीएससी RO को आप मान के चलिए कि आप PCS के ही एक एग्ज़ाम को दे रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो GS का लेवल होगा, जो GK और GS का जो लेवल होगा, वो आपका थोड़ा सा वन लाइनर टाइप में ज़्यादा होगा।
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कम होंगे। यूपीपीएससी आरओ में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, वो पिछले साल का कोई यूपीएससी का क्वेश्चन होगा, उसको वो लोग उठा के यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो यानी आपके पास 2, 3, 4 मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं। एक से अधिक स्टेटमेंट में आपको 2 फैक्ट हो सकते हैं, 2 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उसमें से चूज़ करके 1 2 3 1 2 3 2 3 4 ऐसे करके आपको सेलेक्ट करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपके पास 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस के सेट होंगे। आपको पता है आप क्लिक करेंगे, आपको नहीं पता है तो आप गलत मार्क करेंगे। बहुत ज़्यादा लॉजिक, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाने का स्कोप यहाँ नहीं होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में, यूपीपीएससी आरओ में होगा आपके पास। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन वहाँ पर भी आएगा, इसलिए फैक्ट को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है कि जहाँ पर यूपीपीएससी आरओ का आपने एग्ज़ाम दिया उसके बाद आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू हो जानी चाहिए यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि हो सकता है कि यूपीपीसीएस अगले साल आपको जल्दी देखने को मिल जाए। तो अपनी तैयारी आपको मार्च अप्रैल के हिसाब से करनी है। अगर ज़्यादा टाइम मिल गया तो आपके लिए बोनस है। अब थोड़ा सा उन टॉपिक्स के बारे में देखते हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ को यूपीपीएससी आरओ से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने पे मजबूर कर देते हैं। उन टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। ये एक्स्ट्रा सिलेबस का हमारा पार्ट है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, कंप्यूटर और जनरल एप्टीट्यूड। आरओ के एग्ज़ाम में भी रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो यूपीपीएससी आरओ से टफ होगा और वहाँ पे मैथ्स भी आएगा। सिलेबस में पिछली बार एनटीए ने एआरओ के सिलेबस में जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग कुछ लिखा था, लेकिन मैथ्स भी उसमें इंक्लूड था। 25 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के साथ मैथ्स भी मिले हुए थे। तो जब अगर आप सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से पेपर को अगर आप जज करते हैं तो आपको सिलेबस के हिसाब से तो उम्मीद थी कि आरओ के पेपर में मैथ्स आएगा, आरओ में नहीं आएगा, लेकिन मैथ्स का क्वेश्चन दोनों ही पेपर में आया था। तो यानी कि अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन को आपको टच करना ही करना है। और वो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब नहीं, ज्योमेट्री वगैरह ये सब क्वेश्चन नहीं टच करना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ये सब नहीं पढ़ना है। कैलकुलेटिव मैथ्स जो आपकी है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन, इस तरह के क्वांटिटेटिव जो आपके क्वांट होता है वो आपको देखना है। उसके बाद आपका है कंप्यूटर। कंप्यूटर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर को बिल्कुल साइंस की तरफ पढ़ना सीखिए। जब तक आप कंप्यूटर के टॉपिक को सिर्फ किताबों में ढूंढेंगे आपकी एक स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर से पिछली बार अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20 या 25 क्वेश्चन थे अराउंड। कंप्यूटर से भी मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन थे 2021 के एनटीए ने जो एग्ज़ाम कराया था इलाहाबाद हाईकोर्ट का। 25 क्वेश्चन कंप्यूटर से थे, बट वो इतने अच्छे क्वेश्चंस थे कि उसमें आपका मार्जिन बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। किसी ने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है कि वो 22 से 24 क्वेश्चन सही कर सकता है। किसी ने थोड़ी सी बुकिश टाइप की पढ़ाई की और वो 20 से और वो 12, 13, 14 क्वेश्चन के ऊपर नहीं कर पाएगा। तो जीके में आपके पास एक दूसरे को पीछे करने का ज़्यादा स्कोप है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ़ आइलैंड्स पूछ लेगा, अंडमान निकोबार में कितने हैं, लक्षद्वीप में कितने हैं, सभी को पता है 36 इंटू 2 किया 72, 572 अंडमान निकोबार में। या मान लीजिए और भी कोई जनरल चीज़ आपसे पूछ लिया, ये पोर्ट किस स्टेट में है, पॉलिटी में आपसे आर्टिकल के बारे में पूछ लिया, हिस्ट्री में 1 लाइनर पूछ लिया, तो आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मार्किंग का डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात होगी कंप्यूटर की, बात होगी इंग्लिश की और हिंदी की, यहाँ पे आप एज ले सकते हैं। अब 2021 के पेपर के हिसाब से इंग्लिश और हिंदी के सिर्फ 10-10 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब ऐसे सोचने में लगेगा कि 10-10 क्वेश्चन किसी के 7 सही होंगे, किसी के 6, किसी के 8, उसमें मार्जिन कैसे बनेगा। लेकिन 2021 का पेपर रिपीट हुई ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस समय भी जब नोटिफिकेशन निकला था तो ये बात क्लियर नहीं लिखी गई थी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। और उसके पहले तक का ट्रेंड ये था कि 25 के आसपास क्वेश्चन हिंदी के आते थे और 50 क्वेश्चन हर बार इंग्लिश के हुआ करते थे। तो यानी कि 200 क्वेश्चन अगर आपको पूछा जा रहा है और 75%, लगभग 40%, 200 का 80 नंबर हुआ, तो 40% के आसपास अगर सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आता है तो आप ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इन दोनों को मिला के 200 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन भी मिलेगा आपको करने के लिए, तो यानी 10% रह गया। तो 40% के टॉपिक को आप 10% में कभी कंप्रेस कर सकते हैं, ऐसा कोई उम्मीद नहीं करता है जल्दी। तो ये मान के आपको चलना होगा कि इस बार इन टॉपिक से आपको 25-25 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है 10 ही 10 हो सकता है 25-25 हो सकता है 20-20 हो, तो आप रिस्क क्यों लेंगे। उसके बाद आप देखिए ध्यान से
तो आपके पास कंप्यूटर एक मार्जिन लेने वाला सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सिर्फ क्या कॉमन सिलेबस ही पढ़ते रहें या इनके लिए कैसे टाइम निकालें। तो देखिए अभी आपका जुलाई एंड होने वाला है, कुछ दिन रह गए। अगस्त सितंबर 2 महीने आपके पास अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए है, उन सारे एग्ज़ाम्स के एक्स्ट्रा टॉपिक्स के लिए जो आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा नहीं देखने चाहिए। अक्टूबर के बाद से आप मान के चलिए कि एक एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट बना रहेगा, क्योंकि आप अक्टूबर एंड तक सारे फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे। अक्टूबर एंड के आप अक्टूबर स्टार्टिंग तक भी मान सकते हैं, मिड तक मान सकते हैं कि आपने सारे फॉर्म भर दिए होंगे और आप बिल्कुल एग्जामिनेशन मोड की तरफ चले गए होंगे। तो आपके पास जो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का टाइम है वो अगला 2 महीना है। अगले 2 से ढाई महीने में, 2 महीने में आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरी इंग्लिश, हिंदी, क्वांट और कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट मैं 2 से सवा 2 महीने में पढ़ के प्रिपेयर कर लूँ अच्छे से, ताकि आपके पास एक शॉर्ट नोट्स हो या आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की हुई हो कि लास्ट में आप बस थोड़ा सा उसको देख लें, या आप नहीं भी देख पाते हैं तो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। क्योंकि अगर आप आर के लिए हिंदी पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ 6 टॉपिक चाहिए। विलोम शब्द कर लिया, पर्यायवाची कर लिया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कर लिया, तत्सम तद्भव कर लिया, विशेषण विशेष्य कर लिया और वर्तनी शुद्धि कर लिया। तो ये मेजर पोर्शन तो इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी टॉपिक और भी होते हैं, प्रत्यय है, उपसर्ग है, समास है, संधि है, जो कि अपने आप में एक अच्छा खासा टाइम मांगते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चंस वहाँ से भी आ सकते हैं। तो आपकी जो ये एक्स्ट्रा हिंदी का भी सिलेबस है, इंग्लिश, कंप्यूटर और क्वांट के साथ में, ये अगले 2 महीने में आपको कंप्लीट कर लेनी है। चाहे किसी भी तरीके से करिए, चाहे वो आप किसी भी आप या सेल्फ प्रिपरेशन से करिए, किसी और इंस्टीट्यूट से जुड़ के करिए, हमारे साथ करिए, लेकिन उसको कंप्लीट करिए अगर आप इन दोनों ही एग्ज़ाम्स को फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो ये हो गई स्ट्रेटजी वाली बात कि हमें किस तरीके से दोनों ही पेपर को कंप्लीट करना है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है। आने वाले समय में हम और भी एग्ज़ाम्स में इसी तरीके से फोकस करते रहेंगे, आपको स्ट्रेटजी बताते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का पूरा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।